शुभ संध्या प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे शब्द रचना का अगला वीडियो, ठीक है ना। इससे पहले हम आप लोगों को शब्द रचना में बता दिए थे कि जो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उसके प्रकार के बारे में हम आप लोगों को बता दिए थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या भैया, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। आइए जल्दी से सीखते हैं कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत और कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा आप लोग हेडिंग बना लेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति आधार पर शब्द के भेद। भेद चलिएगा देखिएगा, आप लोग देखेंगे इसे। जब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद की बात कही जाती है तो हमको पता होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग बताएंगे इसके 4 प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है तत्सम, तत्सम। एक होता है हमारा तद्भव, एक होता है हमारा देशज और एक होता है हमारा विदेशज। चलिएगा, और एक यहाँ से पूछ लेता है जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या होता है हमारा संकर शब्द। संकर, संकर शब्द, ठीक है ना शब्द। आइए इन सभी के बारे में हम लोग सीखते हैं। क्या होता है हमारा तत्सम, क्या होता है तद्भव, क्या होता है देशज, क्या होता है विदेशज और क्या होता है संकर शब्द। हमें आपको बस इसमें यही सीखना है कि कैसे भी कोई शब्द दिया गया होगा, हमको उस शब्द में कैसे हम लोग पहचान लेंगे कि दिया गया जो हमारा शब्द है ये तत्सम का होगा, कि दिया गया हमारा जो शब्द होगा तद्भव का होगा, दिया गया हमारा जो शब्द होगा वो देशज होगा, कि विदेशज होगा, कि हमारा संकर शब्द होगा, ठीक है ना। चलेंगे हम पहले हेडिंग बना लेंगे भैया तत्सम शब्द। कौन सा हेडिंग नंबर 1 बना लेंगे हम लोग। चलेंगे पहली हेडिंग बना लेंगे हम लोग तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, ठीक है ना। इसके बारे में सीखेंगे। यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् धन सम, ठीक है ना। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान, उसके समान। अर्थात देखेंगे यहाँ से एक पॉइंट देखेंगे, जब भाषा का विकास हो रहा था, जब भाषा का विकास हो रहा था तो हम देखेंगे जो हमारे शब्द की उत्पत्ति होती है संस्कृत से शब्द निकलते हैं, संस्कृत से शब्द निकलते हैं। उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं वैदिक में, वैदिक के बाद पहुंचते हैं कहाँ पर, लौकिक में, लौकिक में। फिर उसके बाद भाषा का जो विकास होता है वह होता है पाली में। फिर भाषा का विकास आगे बढ़ता है प्राकृत में। फिर भाषा का विकास आगे बढ़ता है अपभ्रंश में। फिर भाषा का विकास आगे बढ़ता है अवहट्ट में। फिर अवहट्ट के बाद बोली जाती है हमारी हिंदी। और आजकल जो बोली जा रही है भाषा वह धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है हिंदी किसमें भैया, खड़ी बोली में। इसमें खड़ी बोली में। अब तत्सम का मतलब आप लोग समझेंगे कि ऐसे शब्द, चल मेरे भाई देखना आप लोग, अर्थात ऐसे शब्द
अर्थात उसके समान मतलब बने रह गए, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले, ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले और हिंदी में आते आते ठीक वैसे ही प्रयोग होने लगे, वही हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले और संस्कृत से निकले उसके समान बने रह गए, उसके समान बने रह गए तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखेंगे आप लोग, देखेंगे अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो दिया गया जो हमारा शब्द होता है वह हमारा तत्सम शब्द होता है और दिया गया हमारा जो शब्द होता है वह तद्भव शब्द होता है। इस बात को कैसे पहचानेंगे तो देखेंगे, परिभाषा सबको क्लियर है। देखेंगे जैसे जहाँ पर अगर कहीं शब्द में हमको जो हमारे संयुक्त व्यंजन वाले जो वर्ड होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, ये वाला स्र और ये खटकोड़ वाला स, ये वाला रेफरा, ये मूर्धन्य वाला स और वह, प्रायः इन वर्णों से, इन अक्षरों से जिनकी शुरुआत होती है वो प्रायः हमारे तत्सम शब्द वाले शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वाले शब्द होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये वाला स्र, स, रेफ, विसर्ग और वह। ठीक है ना। और एक दो आते हैं जैसे बड़ा वाला स। ठीक है ना। ऐसे ही जो हमारे वर्ड से जिनकी शुरुआत होती है वे सभी के सभी शब्द कैसे कहलाते हैं भैया? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे इसके दूसरे प्रकार पे तद्भव शब्द क्या होता है, देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तद्भव शब्द। दो से मिलकर बना होता है तद धन भव, तद्भव। ठीक है ना। देखेंगे यहां से आप लोग, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकलकर अपना रूप परिवर्तित कर दिए तद्भव कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। ठीक है ना। चलेंगे इसके पहचान करने का तरीका देखेंगे हम लोग। जैसे किसी शब्द में हमको ख देखने के लिए मिल जाएगा, छ देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला छ देखने के लिए मिल जाएगा, ब देखने के लिए मिल जाएगा, चंद्र बिंदु देखने के लिए मिल जाएगा। प्रायः वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। आप सबको क्लियर है? चलेंगे अब हम आगे देखेंगे। आगे हम लोग सीखेंगे अब देशज शब्द के बारे में। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे क्या? देशज शब्द। देखेंगे यहां से
दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देश प्लस जन, देश प्लस जन। देश का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा, और ज का मतलब होता है जन्म लेना वाले, ठीक है ना। अर्थात जब हम देशज शब्द की बात करते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो गांव या क्षेत्र की भाषा से निकलकर उसी सीमा तक बने रह गए, उसी सीमा तक बने रह गए, देशज शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं भैया? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, कहें क्या? लोटा, मनई, मेहरारू, थरिया, मनसेधु, आदि, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द प्रायः हमारे कैसे शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। देशज का मतलब यही होता है जो गांव की सीमा से निकलकर वहीं तक बने रह गए, वही सारे शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला बचा हुआ है विदेशज शब्द। हेडिंग बनाएंगे आप लोग, विदेशज शब्द। इसके बारे में देखेंगे। ऐसे शब्द जो दूसरे देश से आकर, मतलब विदेश से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। चलेंगे देखेंगे। इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे अरबी भाषा वाले शब्द होते हैं, फारसी भाषा वाले शब्द होते हैं, तुर्की भाषा वाले शब्द होते हैं, जापानी भाषा वाले शब्द होते हैं, चीनी भाषा वाले शब्द होते हैं, अंग्रेजी वाला भाषा वाले शब्द होते हैं। ये सारे के सारे शब्द जो दूसरे देश से आए और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, वही हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। उन सब शब्दों के बारे में जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे तुर्की शब्द कौन से होते हैं, अरबी के शब्द कौन से होते हैं, फारसी के शब्द कौन से होते हैं, उसके लिए हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। एक बार दो बार एक कहानी के माध्यम से उसको बता देंगे, एक बार दो बार उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को दिमाग में ये बातें आ जाएंगी, ठीक है ना। सभी को क्लियर है? चलेंगे। अब हम आते हैं, जब बात करते हैं, अगला हमारा हेडिंग होगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के भेद ना। सार्थक शब्द का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। जब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की बात कही जाती है, इसके भी हम आप लोगों को प्रकार के बारे में बताए थे। एक होता है हमारा विलोम। क्या होता है भैया? विलोम। एक होता है हमारा पर्यायवाची, एक होता है हमारा एकार्थी,
एकार्थी। इसी का दूसरा नाम एग्जाम में दे के बोल लेता है समोच्चारित शब्द, समोच्चारित शब्द। और एक होता है हमारा अनेकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है ना। अब आप लोगों को विलोम क्या हो, विलोम का मतलब आप लोगों को पता होता है, पर्यायवाची का मतलब भी पता होता है, एकार्थी और अनेकार्थी इस सब के बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो इसका जो पीडीएफ होगा, जो विलोम पर्यायवाची जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका पीडीएफ हम आप लोगों को अपने चैनल पे या अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या भैया, विलोम। आगे हम लोग देखेंगे विकार या प्रयोग के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। इसमें हम आप लोगों को बताए थे जब विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद की बात कही जाती है तो इसके कितने भेद होते हैं आप लोग बताएंगे, दो। एक होता है विकारी, विकारी, और एक होता है हमारा अविकारी, अविकारी या अव्यय शब्द, ठीक है ना, अविकारी शब्द। अब जब बात करते हैं हम लोग किसकी भैया, विकारी शब्द की, इसमें हम लोग कहते क्या हैं कि ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द, और ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। इसके अंतर्गत हम बताए थे इसके 4 प्रकार होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है हमारा संज्ञा, एक होता है हमारा सर्वनाम, एक होता है हमारा विशेषण, और एक होता है हमारा क्रिया, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम अपना एक एक वीडियो लेके आएंगे। क्या होता है संज्ञा, कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है सर्वनाम, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है विशेषण, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है क्रिया, इसके कितने प्रकार होते हैं, और कैसे इनकी हम लोग पहचान करते हैं ना। सभी को क्लियर है, चलेंगे। और उसके बाद जब हम बात करते हैं अविकारी की, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 4। एक होता है हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है ना। एक होता है हमारा समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। एक होता है हमारा संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द। और एक होता है हमारा विस्मय सूचक शब्द या विस्मय बोधक शब्द, ठीक है ना, विस्मय बोधक शब्द, ठीक है ना। इसके भी बारे में हम लोग आप लोगों को आगे वीडियो बनाएंगे, सबके बारे में। क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उसकी पहचान कैसे करते हैं, संबंध बोधक जो अव्यय होता है उसकी पहचान कैसे करते हैं, विस्मय बोधक जो शब्द होता है उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, सबके बारे में एक एक वीडियो आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर हम लेके आएंगे, ठीक है ना, अपने थ्योरी वाले क्लास में, ठीक है ना। अब यहाँ से जो हमको क्वेश्चन बनेगा शब्द रचना में, उस बात को आप लोग सीखेंगे। जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस बात को आप लोग सीखेंगे। पूछ लेता है, आप लोग नोट बना के यहाँ पे लिखेंगे, व्याकरणिक कोड के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, व्याकरणिक कोटि के आधार पर, व्याकरणिक कोटि के आधार पर शब्द के 8 प्रकार होते हैं, शब्द के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा भैया कि व्याकरणिक कोड के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे व्याकरणिक कोड के आधार पर शब्द के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या तो विकार या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको हमको बता देना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक अव्यय। यही हमारे होते हैं व्याकरणिक कोड के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है ना। आप लोग इसको जानते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से एक नोट में और आप लोग लिखेंगे क्या भैया, लिखेंगे
शब्द निर्माण की इकाइयाँ कितनी होती है जिससे हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग नोट बना के लिखेंगे क्या, शब्द निर्माण की इकाइयाँ। क्या लिखेंगे भैया, शब्द निर्माण की इकाइयाँ। चलिएगा, कितने शब्द निर्माण की इकाइयाँ होती है जिससे शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे भैया 4 होते हैं जिससे हम लोग नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। एक होता है हमारा संधि, और एक होता है हमारा समास, और एक होता है हमारा उपसर्ग, और एक होता है हमारा प्रत्यय। ठीक है ना, हमको पता है इन चारों शब्दों से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद इतनी बात जान लेने के बाद हमको आपको एक बात सीखनी है। क्या, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से हमको एक बात सीखनी है क्या, कि शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। तो हेडिंग एक बनाएंगे अपना, क्या भैया, शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ। शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ। यहाँ से भी ऐसे भी आप लोगों को शब्द रचना में क्वेश्चन बनता है। जो शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ हैं, किससे किससे शब्द परिवर्तित होते हैं। जैसे अभी हम आप लोगों को बताएं किस पे लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखना है। जो शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ होती हैं जिससे शब्द पर प्रभाव पड़ता है, लिंग का पड़ता है, वचन का पड़ता है, काल का पड़ता है, और कारक का पड़ता है। ठीक है ना, काल और कारक, यही 4 होते हैं जो एग्जाम में दे के पूछ लेगा आप लोगों से। क्या भैया, कि शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। तो आप लोग बताएंगे लिंग, वचन, काल और कारक। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना। और आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। इससे पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, शब्द रचना में जितने भी पार्ट आए, जो विकार या प्रयोग के आधार पर जितने भी शब्द रचना के प्रकार होते हैं, हम आप लोगों को एक, जैसे मेरा जो संज्ञा होता है, क्या होता है संज्ञा, क्या होता है सर्वनाम, क्या होता है विशेषण, क्या होता है क्रिया, इस वजह से इसको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम एक एक के विषय में आप लोगों को बताएंगे कि क्या होता है संज्ञा, क्या होता है सर्वनाम, क्या होता है क्रिया, क्या होता है विशेषण, सबके बारे में। ठीक है ना। चलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते